हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम है रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के स्तर का सही क्रम क्या है? फर्स्ट है पूर्व पारंपरिक स्तर एंड पूर्व पारंपरिक स्तर और उत्तर पारंपरिक स्तर। सेकंड है पूर्व पारंपरिक स्तर, गैर पारंपरिक स्तर एंड उत्तर पारंपरिक स्तर। एंड थर्ड है इसमें उत्तर पारंपरिक स्तर और पूर्व पारंपरिक स्तर। एंड फोर्थ है पारंपरिक स्तर, पूर्व पारंपरिक स्तर एंड उत्तर पारंपरिक स्तर। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, उसमें उन्होंने 3 लेवल और 6 अवस्थाएं दी बताई हैं, जिसमें उन्होंने फर्स्ट बताया है पूर्व पारंपरिक स्तर, फिर पारंपरिक स्तर, फिर उत्तर पारंपरिक स्तर। ओके, राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोग को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीकों से जो है व्यवहार करनी चाहिए। तो ए है उत्तर संक्रियात्मक स्तर, पूर्व संक्रियात्मक स्तर, पारंपरिक स्तर एंड पूर्व संक्रियात्मक स्तर। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा इसमें थर्ड, पूर्व पारंपरिक स्तर। पारंपरिक स्तर में जो होता है बच्चे जो पारंपरिक स्तर जो होता है वो लॉरेंस कोहलबर्ग उसमें बताएं कि बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि समाज की अपेक्षाएं जो होती हैं वो उस पर खरा उतरना चाहिए। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड थर्ड हो जाएगा, पारंपरिक स्तर। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कैरल गिलिगन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है। तो फर्स्ट है सामाजिक रचना संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से, सेकंड है नारीवादी दृष्टिकोण से, थर्ड है आनुवंशिक कारकों को पर्याप्त महत्व न देने पर, एंड फोर्थ है केस अध्ययन को अनुसंधान पद्धति के रूप में उपयोग करने के लिए। तो कैरल गिलिगन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना जो की है वो नारीवादी दृष्टिकोण से की है। राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेहा खुद को अपनी माँ द्वारा लाई मिठाई जो मेहमानों के लिए है खाने से रोकती है, यह सोचकर कि खाने से वह पकड़ी जा सकती है। कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार नेहा नैतिक विकास की किस अवस्था में है? तो फर्स्ट है इसमें यांत्रिक सापेक्षता अभिविन्यास, सेकंड है सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, थर्ड है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, फोर्थ है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। तो राइट आंसर फ्रेंड सेकंड हो जाएगा, सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रमेश को अपने मित्र का पेन बहुत आकर्षित लगता है। वह उसे चुराने का विचार करता है, परंतु वह उसे नहीं चुराता है क्योंकि यदि उसके अभिभावकों को पता चलेगा तो वे उसे बुरा बालक कहेंगे। कोहलबर्ग के अनुसार रमेश किस अवस्था में है? तो फर्स्ट है यांत्रिक सापेक्षता अभिविन्यास, सेकंड है सजा व आज्ञाकारिता अभिविन्यास, थर्ड है सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, फोर्थ है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। तो करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा फ्रेंड, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास के चरण में है। ओके, आगे देखते हैं, बच्चों में नैतिक विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो ए है B.F. स्किनर, बी है लॉरेंस कोहलबर्ग, सी है लेव वाइगोस्की एंड डी है अल्बर्ट बंडूरा। तो नैतिक विकास का सिद्धांत जो प्रतिपादित किया है वो लॉरेंस कोहलबर्ग ने प्रतिपादित किया है। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के अच्छा लड़का अच्छी लड़की चरण में व्यक्तियों की क्या विशेषता होती है? फर्स्ट है इसमें नियमों को निश्चित और निरपेक्ष के रूप में देखना, सेकंड है दूसरों के द्वारा सम्मान प्राप्त करने की चाह और वह करने की कोशिश करना जो दूसरों को खुश करे, थर्ड है यह महसूस करना कि खुद के लिए कानूनों और नियमों को बनाए रखना उनका कर्तव्य है, फोर्थ है उनका अमूर्त सार्वभौमिक सिद्धांतों में विश्वास करना जो सभी मानवता के लिए मान्य है। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के अच्छा लड़का अच्छी लड़की चरण में व्यक्तियों की विशेषता जो होती है वो यह होती है कि दूसरों के द्वारा सम्मान प्राप्त करने की चाह और वह करने की कोशिश करना जो दूसरे को खुश करे। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड सेकंड हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उन्मेद वह चॉकलेट नहीं खाता है जो उसके पिता मेहमानों के लिए लाए हैं, यह सोचकर कि अगर वह पकड़ा जाएगा तो क्या होगा? तो कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार जो है उन्मेद नैतिक विकास के किस चरण में है? कोहलबर्ग से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो फर्स्ट है यांत्रिक सापेक्षता अभिविन्यास, सेकंड है सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, थर्ड है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास एंड फोर्थ है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। तो राइट आंसर सेकंड हो जाएगा फ्रेंड, सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास। आगे देखते हैं, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कौन सी एक प्रमुख आलोचना है?
तो फर्स्ट है, यह चरणों को निर्दिष्ट नहीं करता है। सेकंड है, यह नैतिक सोच पर सांस्कृतिक कारकों और लिंग के प्रभाव की अवहेलना करता है। थर्ड है, यह प्राकृतिक स्थितियों में बच्चों के सहभागी अवलोकनों का उपयोग करता है। एंड फोर्थ है, यह नैतिक विकास का एक निश्चित क्रम नहीं देता है। तो कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कौन सी एक प्रमुख आलोचना है, तो वह यह है कि यह नैतिक सोच पर सांस्कृतिक कारकों और लिंग के प्रभाव की अवहेलना करता है। ओके, राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। लॉरेंस कोहलबर्ग के पारंपरिक नैतिकता के चौथे चरण कानून और व्यवस्था अभिविन्यास में व्यक्ति क्या है। फर्स्ट है, किसी क्रिया के भौतिक परिणाम से अच्छाई या बुराई निर्धारित करते हैं। नियमों का पालन करने के बदले में किसी प्रकार के लाभ की अपेक्षा करते हैं। थर्ड है, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निश्चित नियमों को स्थापित करने और उनका पालन करने में विश्वास रखते हैं। एंड फोर्थ है, नैतिक निर्णय स्व चुने हुए नैतिक सिद्धांतों के संदर्भ में लेते हैं। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के पारंपरिक नैतिकता के चौथे चरण कानून और व्यवस्था अभिविन्यास में व्यक्ति जो होता है वो सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निश्चित नियमों को स्थापित करने और उनका पालन करने में विश्वास रखता है। ओके, राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति का मानना है कि नियमों में आपसी समझौते शामिल होने चाहिए और व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए। तो फर्स्ट है इसमें यांत्रिक सापेक्षता अभिविन्यास। सेकंड है सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास। थर्ड है सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। एंड फोर्थ है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। तो कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्तियों का मानना है कि नियमों में आपसी समझौते शामिल होने चाहिए और व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए, तो वो है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। ओके, राइट आंसर थर्ड हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के अनुसार किस स्तर पर नैतिक समझ सजा, ईमान व प्राधिकारियों की शक्ति पर आधारित होती है। फर्स्ट उत्तर पारंपरिक स्तर, सेकंड है पूर्व पारंपरिक स्तर, थर्ड है पारंपरिक स्तर एंड फोर्थ है अमूर्त पारंपरिक स्तर। तो कोहलबर्ग के नैतिक विकास के अनुसार किस स्तर पर नैतिक समझ जो होता है वो ज्ञान इनाम जो है और वह प्राधिकारियों की शक्ति पर आधारित होता है। तो वो होता है सजा, समझ, ज्ञान, इनाम जो होता है वो पूर्व पारंपरिक स्तर पे होता है। ओके, यानी प्री कन्वेंशनल लेवल पे होता है। तो समझ, सजा, इनाम, प्राधिकार की शक्ति जो होती है बच्चे में वो पूर्व पारंपरिक स्तर पे होती है। ओके, तो राइट आंसर सेकंड हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कोहलबर्ग के किस स्तर के अनुसार नैतिक विकास में व्यक्ति अपने कार्यों के परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय दूसरों की अपेक्षाओं को बनाए रखने का प्रयास करता है। तो फर्स्ट है पूर्व संक्रियात्मक स्तर, सेकंड है पूर्व पारंपरिक स्तर, थर्ड है पारंपरिक स्तर एंड फोर्थ है उत्तर पारंपरिक स्तर। तो कोहलबर्ग के किस स्तर के अनुसार नैतिक विकास में व्यक्ति जो होता है अपने कार्यों के परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय दूसरों की अपेक्षाओं को बनाए रखने का प्रयास करता है, तो वो पारंपरिक स्तर पे करता है। राइट आंसर थर्ड हो जाएगा इसमें। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स, एक बच्चा तर्क देता है यदि कानून लोगों की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सके तो उन्हें आपसी सहमति और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से बदला जा सकता है। यह बच्चा कोहलबर्ग के नैतिक विकास की कौन सी अवस्था में है, वो उत्तर पारंपरिक नैतिकता की अवस्था में है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड फर्स्ट हो जाएगा उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किसने बच्चों और वयस्कों में नैतिक तार्किकता का वर्णन करने के लिए विकास चरणों का जो है क्रम सुझाया है। तो फर्स्ट है BF स्किनर, सेकंड है हार्वर्ड गार्डनर, थर्ड है लॉरेंस कोहलबर्ग एंड फोर्थ है लेव वाइगोस्की। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड थर्ड हो जाएगा लॉरेंस कोहलबर्ग। लॉरेंस कोहलबर्ग कहते हैं कि बच्चों और वयस्कों में नैतिक तार्किकता का वर्णन करने के लिए विकास जो होता है वो चरणों का एक क्रम सुझाया जाता है उसमें। ओके, करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों एवं वयस्कों में नैतिक तर्क का मूल्यांकन के लिए किसका उपयोग किया है। तो फर्स्ट है परिकल्पित स्थितियों का, सेकंड है कागज कलम आधारित परीक्षा का, थर्ड है चित्रकला का एंड फोर्थ है रिपोर्ट कार्ड्स का। राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, परिकल्पित स्थितियों का प्रयोग किया है। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निशा अपना गृह कार्य पूरा करना सुनिश्चित करती है। ओके, ताकि गृह कार्य पूरा न होने के कारण अध्यापिका द्वारा शर्मिंदा किए जाने से बच सके। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार इस तरह का तर्क चरण को दर्शाता है। तो किस चरण को दर्शाता है। तो फर्स्ट है पूर्व परंपरागत को, सेकंड है परंपरागत, थर्ड है उत्तर परंपरागत, फोर्थ है औपचारिक परंपरागत। तो राइट आंसर सेकंड हो जाएगा फ्रेंड, परंपरागत। ओके,
वो निशा अपना गृह कार्य पूरा करना सुनिश्चित करती है ताकि गृह कार्य पूरा न होने के कारण अध्यापिका द्वारा शर्मिंदा किए जाने से बच सके। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार इस तरह का जो तर्क है वो परंपरागत चरण को दर्शाता है। ओके, राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, हेंज दुविधा को सुनने के बाद 8 वर्षीय गुरप्रीत कहता है कि हेंज को पैसा चुरा लेना चाहिए क्योंकि उसे इसकी ज़रूरत है। नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे सही और गलत का फैसला व्यक्तिगत ज़रूरतों और चाहतों के आधार पर कर सकते हैं? तो फर्स्ट है दंड और आज्ञा पालन अभिविमुक्ता, सेकंड है यांत्रिक सापेक्ष अभिविमुक्ता, थर्ड है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविमुक्ता एंड फोर्थ है कानून और व्यवस्था अभिविमुक्ता। तो हेंज दुविधा को सुनने के बाद 8 वर्षीय गुरप्रीत कहता है कि हेंज को पैसा चुरा लेना चाहिए क्योंकि उसे इसकी ज़रूरत है। नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे सही और गलत का फैसला व्यक्तिगत ज़रूरतों और चाहतों के आधार पर करते हैं? तो वो होता है यांत्रिक सापेक्षित अभिमुखता। ओके, करेक्ट आंसर सेकंड हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना कैरल गिलिगन द्वारा की गई है। तो फर्स्ट है नैतिक तर्क में लैंगिक भिन्नताओं की उपेक्षा करने के लिए की गई है, सेकंड है विश्लेषण के मात्रात्मक तरीकों को लागू नहीं करने के लिए की गई है, थर्ड है नैतिक विकास का एक चरण सिद्धांत प्रस्तुत करने के लिए की गई है एंड फोर्थ है वास्तविक जीवन की स्थितियों के माध्यम से तथ्यों को एकत्र करने के लिए की गई है। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना कैरल गिलिगन द्वारा नैतिक तर्क में जो है लैंगिक भिन्नताओं की उपेक्षा करने के लिए की गई। ओके, नैतिक तर्क में लैंगिक भिन्नताओं की उपेक्षा करने के लिए कैरल गिलिगन की आलोचना की गई है लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में। ओके, तो राइट आंसर फ्रेंड फर्स्ट हो जाएगा इसमें, लैंगिक भिन्नताओं की उपेक्षा करने के लिए की गई है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोल्डन रूल में प्रदर्शित आदर्श पारस्परिकता का विचार कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की किस चरण की प्रमुख विशेषता है? तो फर्स्ट है सामाजिक व्यवस्था अभिविन्यास, सेकंड है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, थर्ड है सार्वभौमिक नैतिक अभिविन्यास एंड फोर्थ है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। तो गोल्डन रूल में प्रदर्शित आदर्श पारस्परिकता का विचार कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की किस चरण की प्रमुख विशेषता है? तो अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास की जो है विशेषता है। करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना है कि उसके सिद्धांत में नारी परिप्रेक्ष्य गौड़ है, सेकंड है उसने पियाजे के नैतिक विकास सिद्धांत को संदर्भ में नहीं लिया है, थर्ड है उन्होंने बच्चों की प्रत्येक स्तर पर विशिष्ट प्रतिक्रियाएं नहीं सुनाई है, फोर्थ उन्होंने बच्चों पर कोई अनुसंधान कार्य नहीं किया है। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक मुख्य आलोचना जो है वो यह है कि उसके सिद्धांत में नारी जो है वो परिप्रेक्ष्य गौण है। ओके, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में जो नारी है वो परिप्रेक्ष्य गौण है। ओके, करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड फर्स्ट हो जाएगा इसमें। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, कैरल गिलिगन ने लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की समालोचना करते हुए तर्क दिया है कि पुरुषों की नैतिकता का आधार जो है वो न्याय है, ओके, जबकि स्त्रियों की नैतिकता का आधार देखभाल है। ओके, राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा इसमें फ्रेंड्स। आगे देखेंगे, लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा सुझाई पक्ष परंपरागत नैतिकता के अंतर्गत 5 स्तर की नैतिकता क्या अंकित करती है? तो फर्स्ट है मानवता की भलाई हेतु सामाजिक अनुबंधनों को स्वतंत्र रूप से निभाना, सेकंड है सामाजिक अनुबंधन से के परे जाकर नैतिकता को स्वतंत्र रूप से अन्वेषित करना, थर्ड है ऐसे नैतिक नियमों को प्रतिपादित करना जो आचार संहिता के परे हो, एंड फोर्थ है एक अच्छा व्यक्ति के रूप में प्रतीत होने की चाह। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा सुझाई गई पक्ष परंपरागत नैतिकता के अंतर्गत स्तर 5 जो है वो क्या अंकित करती है? वो यह अंकित करती है कि ऐसे नैतिक नियम को प्रतिपादित करना जो आचार संहिता से परे हो। ओके, राइट आंसर थर्ड हो जाएगा इसमें। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, कि एक किशोर विचार करता है यदि हिंज अपनी पत्नी को बचाने के लिए सब कुछ नहीं करता है तो वह किसी मूल्य को जीवन से अधिक मूल्य देता है। तो यह प्रतिक्रिया नैतिक विकास की किस अवस्था को दर्शाती है? तो फर्स्ट है इसमें कि सामाजिक व्यवस्था अनुरक्षण अभिमुखता, सेकंड है सामाजिक अनुबंध अभिमुखता, थर्ड अच्छा लड़की अच्छा लड़का अभिमुखता एंड फोर्थ है सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिमुखता। तो एक किशोर विचार करता है कि यदि हिंज अपनी पत्नी को बचाने के लिए सब कुछ नहीं करता है तो वह किसी मूल्य को जीवन से अधिक मूल्य देता है, तो वो सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिमुखता के जीवन से अधिक मूल्य देता है। ओके, राइट आंसर 4 हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार बच्चों के नैतिक विकास के तीसरे स्तर पर आरंभिक संबंधों को बनाए हुए होता है। स्वर्डिम नियम वाले स्तर को कहा गया है, क्या कहा गया है, जहां बच्चा दूसरों को पसंद रखना और उनकी सहायता करना चाहता है। सेकंड है, बच्चा समझता है कि सामाजिक व्यवस्था अपने कर्तव्य पालन पर आश्रित है, उसे बनाए रखता है। थर्ड है, सभी कार्य की कसौटी के नियम, मान्यताएं, आवश्यकताएं और अधिकार है जिन्हें सर्वसम्मति से समाज स्वीकारता है। एंड फोर्थ है, बच्चा न सिर्फ सामाजिक नियम मान्यता का ध्यान रखता है बल्कि वो स्वयं उन सार्वभौम नियमों का पालन करता है। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार बच्चों के नैतिक विकास के तीसरे स्तर पर आरंभिक संबंधों को बनाए हुए होता है। स्वर्डिम नियम वाले स्तर को कहा गया है जहाँ बच्चा जो होता है दूसरों को प्रसन्न रखना और उनकी सहायता करना जानता है, ओके, करना चाहता है। राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा इसमें। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि लॉरेंस कोहलबर्ग के विषय में कौन सा विकल्प सही है। लॉरेंस कोहलबर्ग के विषय में कौन सा विकल्प जो है सही है। फर्स्ट है, वे पियाजे के सिद्धांत को उद्धृत नहीं करते हैं, तो और सेकंड है ये गलत है। सेकंड है, वे नैतिक विकास के 6 स्तरों को 2 चरणों में समेट देते हैं, बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है। और थर्ड है, उन्होंने बच्चों को हिंज की दुविधा की काल्पनिक स्थिति देकर शोध किया है, बिल्कुल। कि लॉरेंस कोहलबर्ग के विषय में विकल्प जो सही है फ्रेंड वो यह है कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों को हिंज की दुविधा की काल्पनिक स्थिति देकर शोध किया है, ओके। राइट आंसर थर्ड हो जाएगा इसमें। और उनका मानना है कि संज्ञानात्मक विकास क्रम में लड़के और लड़कियों में नैतिकता का विकास भिन्न होता है, तो ये गलत है। तो राइट आंसर ओनली थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के अनुसार नैतिकता विकास क्रम के किस स्तर पर व्यक्ति कानून और सामाजिक स्वीकृति की परवाह किए बिना किसी कार्य को आत्म अनुभूति द्वारा स्वयं निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर उचित ठहराता है, तो वो है सार्वभौमिक नैतिकता सिद्धांत अभिमुखता, ओके। करेक्ट आंसर सेकंड हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा अभिलक्षण कोहलबर्ग के नैतिक विकास मॉडल में सम्मिलित है। तो फर्स्ट इसमें नैतिक विकास के चरणों का स्वरूप सार्वभौमिक होता है। सेकंड है, नैतिक चिंतन के विकास में निरंतरता होती है। थर्ड है, नैतिक विकास एक क्रमिक प्रक्रिया नहीं है, संपूर्ण रूप से वातावरणीय कारकों पर निर्भर है। एंड फोर्थ है, नैतिक विकास मुख्यतः सांस्कृतिक मूल्यों पर जो है निर्भर है। तो निम्न में से कौन सा अभिलक्षण कोहलबर्ग के नैतिक विकास मॉडल में सम्मिलित है, वो यह है कि नैतिक विकास के चरणों का स्वरूप जो है सार्वभौमिक होता है, ओके। राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। अब आते हैं फ्रेंड बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है, इसमें शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण वह है जहां पाठ्य पुस्तक सभी सीखने का केंद्र है, तो ये गलत है, क्योंकि शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण जो होता है फ्रेंड, वहां पाठ्य पुस्तक जो होता है वो सीखने का केंद्र नहीं होता है। वहां जो सीखने का केंद्र होता है वो बच्चा होता है, ना कि पाठ्य पुस्तक होता है, तो ये गलत है। तर्क आर है कि माध्यमिक विद्यालय में छात्र सबसे अच्छा सीखते हैं जब पाठ्य पुस्तक का पुनः पेश करने के लिए कहा जाता है, तो पाठ्य पुस्तक जो है फ्रेंड निगेटिव है, तो ये दोनों इसमें गलत है, ओके। राइट आंसर जो होगा 4 हो जाएगा इसमें। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा समाजी रचनावादी कक्षा का उदाहरण है। तो फर्स्ट है, एक कक्षा जहां शिक्षक पाठ्यपुस्तक में प्रश्नों के उत्तर निर्धारित करता है। सेकंड है, एक कक्षा जहां जो पढ़ाया जाता है उसका निर्धारण इस बात से होता है कि क्या मूल्यांकन किया जाना है। थर्ड है, एक कक्षा जहां शिक्षक विद्यार्थियों को उचित पुरस्कार देकर उनके व्यवहार को नियंत्रित करता है। एंड फोर्थ है, एक ऐसी कक्षा जहां बच्चे सहयोगात्मक तरीके से सीखते हैं। तो समाजी रचनावादी कक्षा जो होता है फ्रेंड, उसका उदाहरण है कि एक ऐसी कक्षा जहाँ बच्चे सहयोगात्मक तरीके से सीखते हैं, ओके। करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता क्या होती है। एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता जो होती है वो शिक्षक की गतिशीलता होती है, लचीला समूहीकरण होता है, बच्चों की स्वायत्तता होती है, बहुत सारी सामग्रियों का प्रावधान होता है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा राइट हो जाएगा, तो राइट आंसर 4 हो जाएगा। आगे देखेंगे बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षिका कैसी होती है। तो फर्स्ट है, शिक्षार्थियों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करती है। सेकंड है, शिक्षार्थियों से वांछनीय व्यवहार प्राप्त करने के लिए भय का उपयोग करती है। एंड थर्ड है इसमें कि अपने आप को ज्ञान का परम स्रोत मानती है। एंड फोर्थ है, प्रत्येक शिक्षार्थी पर व्यक्तिगत जो है ध्यान देती है। तो राइट आंसर 4 हो जाएगा कि प्रत्येक शिक्षार्थी पर व्यक्तिगत ध्यान देती है, ओके। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, निम्न में से कौन बाल केंद्रित शिक्षण के अनुरूप नहीं है। तो फर्स्ट है, स्कूली परिवेश को सुरक्षित व बच्चों के अनुकूल बनाना। सेकंड है, भय मुक्त वातावरण बनाना जिसमें हर बच्चा खुलकर अभिव्यक्ति कर पाए। थर्ड है, कक्षा में सकारात्मक अनुशासन को लागू करना। एंड फोर्थ है, विद्यार्थियों को ज्ञान के निष्क्रिय ग्रहणकर्ता के रूप में पहचानना।
तो इसमें जो फ्रेंड की केंद्रित कौन सा बाल केंद्रित शिक्षण के अनुरूप नहीं है, तो इसमें जो होगा वो 4 करेक्ट हो जाएगा। विद्यार्थियों को ज्ञान के निष्क्रिय ग्रहणकर्ता के रूप में पहचाना, तो ये निगेटिव है, क्योंकि विद्यार्थी जो होते हैं वो सक्रिय होते हैं, ओके, ना कि निष्क्रिय होते हैं, तो ये गलत है। और गलत ही आंसर निगेटिव पूछा है तो क्वेश्चन निगेटिव पूछा है तो आंसर निगेटिव होगा, तो 4 ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, अब आएंगे नेक्स्ट इंटेलिजेंस से क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। हार्वर्ड गार्डनर बुद्धिमत्ता के स्थिर लक्षण होने की पारंपरिक सोच की आलोचना करते हैं। निम्न में से कौन सी बुद्धि को उन्होंने 8 प्रकार की बुद्धिमत्ता में शामिल नहीं किया है? तो हार्वर्ड गार्डनर बुद्धिमत्ता की स्थिर लक्षण होने की पारंपरिक सोच की आलोचना करते हैं। निम्न में से कौन सी बुद्धि को उन्होंने 8 प्रकार की बुद्धिमत्ता में शामिल नहीं किया है? तो फर्स्ट है प्राकृतिक बुद्धि, सेकंड है सृजनात्मक बुद्धि, थर्ड है भाषाई बुद्धि, फोर्थ है संगीतमय बुद्धि। ओके, तो उन्होंने जो है सृजनात्मक बुद्धिमत्ता को अपने 8 प्रकार की बुद्धि में शामिल नहीं किया है। बाकी उनकी बुद्धि जो होती है भाषाई बुद्धि होती है, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंट, तार्किक गणितीय बुद्धि होती है, लॉजिकल इंटेलिजेंट, बॉडी किनेस्टिक इंटेलिजेंट, म्यूजिकल इंटेलिजेंट और स्पाइरल इंटेलिजेंट, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस एंड नेचुरल इंटेलिजेंस। ओके, तो उसमें उन्होंने जो क्रिएटिव इंटेलिजेंट है उसको इन्होंने शामिल नहीं किया है। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड सेकंड हो जाएगा। आगे देखते हैं, हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत में शरीर और वस्तुओं दोनों को कुशलतापूर्वक उपयोग करने की क्षमता को कौन सी बुद्धि कहा जाता है? तो शारीरिक गति संवेदनात्मक बुद्धि कहा जाता है। ओके, राइट आंसर सेकंड हो जाएगा फ्रेंड। शारीरिक गति संवेदनात्मक, जो जिसमें शरीर और वस्तुओं दोनों को कुशलतापूर्वक उपयोग करने की क्षमता जो होती है उसे हम शारीरिक गति संवेगात्मक बुद्धि कहते हैं, संवेदनात्मक बुद्धि कहते हैं। ओके, तो राइट आंसर सेकंड हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास जो होता है किस प्रकार की बुद्धि और के पास और मूर्तिकार के पास किस प्रकार की बुद्धि जो होती है। तो एक दर्शन शास्त्री के पास जो होता है, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास अंत व्यक्ति बुद्धि और जो होता है प्रकार की बुद्धि होती है, और दर्शन और मूर्तिकार के पास जो होती है वो दिक स्थानिक प्रकार की बुद्धि होती है। ओके, तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड इसमें थर्ड हो जाएगा। ओके, दर्शन शास्त्री के पास जो होती है अंत व्यक्ति और एक मूर्तिकार के पास अंतर्वैयक्तिक बुद्धि होती है और दर्शन शास्त्री के पास जो होता है दिक स्थानिक बुद्धि होती है। राइट आंसर थर्ड हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिस स्थानिक बुद्धि में क्या शामिल है? फर्स्ट है छवियों और चित्रों में सोचने की क्षमता शामिल है, सटीक और अमूर्त रूप से कल्पना करने की क्षमता शामिल है, लय छवियों और चित्रों में सोचने की क्षमता या सटीक और अमूर्त रूप से सोचने कल्पना करने की क्षमता। सेकंड है लय, ताल, मीटर, स्वर, माधुर्य के प्रति संवेदनशीलता। थर्ड है कहानियों व कविताओं को समझने व गढ़ने की क्षमता। फोर्थ प्राकृतिक रूपों जैसे जानवर और पौधों की प्रजातियों और चट्टानों और पर्वत प्रकारों को वर्गीकृत करने की क्षमता। राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा कि छवियों और चित्रों में सोचने की क्षमता और सटीक और अमूर्त रूप से कल्पना करने की क्षमता जो है शामिल है। ओके, राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा इसमें। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, कौन सी बुद्धि में शामिल है कि बिंबों का कुशलतापूर्वक संचालन करने की जो क्षमता, आलेख के कौशल और तर्क उनका जिनके 2 से अधिक विमतियाँ हैं। तो फर्स्ट है तर्क गणितीय बुद्धिमत्ता, सेकंड है शारीरिक गति संवेदनात्मक बुद्धि, थर्ड है अंतर्व्यक्तिक बुद्धि एंड फोर्थ है स्थानिक बुद्धि। तो राइट आंसर 4 हो जाएगा फ्रेंड, स्थानिक बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्वर्ड गार्डनर का क्या मानना था? फर्स्ट है प्रत्येक व्यक्ति के पास अलग अलग मात्रा में विभिन्न प्रकार की बुद्धि होती है। सेकंड है बुद्धि जन्म के समय पूर्व निर्धारित और तय होती है। थर्ड है प्रत्येक व्यक्ति के पास केवल एक ही प्रकार की बुद्धि होती है। एंड फोर्थ है बुद्धि कुछ स्थितियों के अनुकूल होने के कारण होने की एक समान क्षमता है। तो हार्वर्ड गार्डनर का जो मानना था वो था कि प्रत्येक व्यक्ति के पास अलग अलग मात्रा में विभिन्न प्रकार की बुद्धि होती है। ओके, राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार हर व्यक्ति में जो होता है कैसी बुद्धि होती है? तो हर व्यक्ति में अलग अलग मात्रा में विभिन्न संज्ञानात्मक क्षमताएं होती हैं। ओके, तो करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिन व्यक्तियों में आमतौर पर पढ़ने लिखने और कहानी सुनाने के अच्छे कौशल होते हैं उनमें बुद्धि अधिक मात्रा में होती है। तो उनमें जो है भाषाई बुद्धिमत्ता जो होती है अधिक मात्रा में होती है। करेक्ट आंसर सेकंड हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, मानकीकृत परीक्षणों के उपयोग से बुद्धि लब्धि की अवधारणा के द्वारा बुद्धिमत्ता का पता लगाने के बारे में एक प्रमुख चिंता है कि
वे सांस्कृतिक रूप से जो होते हैं निष्पक्ष नहीं है। ओके, करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। हार्वर्ड गार्डनर ने कौन सी धारणा को चुनौती दी है? तो फर्स्ट है इसमें बुद्धि पूर्व निर्धारित और निश्चित होती है। बुद्धि जो होती है पूर्व निर्धारित और निश्चित होती है। ओके, करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।